बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं हमारे कॉमेडी के शहजादे नसीम विक्की, शजर अब्बास, हमारी को होस्ट स्वाना सयाल और नाज़रीन हमारी आज की मेहमान ख़ास, जिनसे आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि रमज़ानुल मुबारक में सहर व इफ्तार के वक्त क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है और किसका खाना है। मेरा मतलब है किस किस्म का खाना है, कौन सी ग़िज़ा जिस्म के लिए शिफा और कौन सी सज़ा का बायस बन सकती है। मोहतरमा हमाला खान साहिबा। हमाला साहिबा, ये तो आपने भी सुना ही होगा कि जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब से ये मैरिज ब्यूरोज़ का कल्चर आया है तो उस वक्त से फिर ये रिश्तों के मामले में कच्चा पक्का सा काम भी चल जाता है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो ये देखें। नहीं जनाबे अली, ये तुसी की कीता है? ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ 9 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ और सर मेरे नाल की कीता है दसो। ਕੀ ਚਾਹ ਡੋਲਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ए भाई चुप कर, मैं तेन दस नहीं की वे इत्थे बह। मैडम आपने मेरे साथ किया क्या है? ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ हाँ जी। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਠਾਠ ਕੇ ਸੁਣ ਮੁੱਕੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਂਦਾ। जिस मियाँ बीवी में लड़ाई नहीं होती वो मियाँ बीवी नहीं ना होते। शक करना औरत का बुनियादी हक होता है। ओ भाई साहब, शक नहीं, ये पक हुआ पड़ा है यहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह सर, मुबारक हो। हाँ? हमारे शादी दफ्तर का कराया हुआ एक और रिश्ता कामयाब हो गया। मठियाइयाँ वाह वाह वाह। बीबी, एक सेकंड 13,775वां रिश्ता कामयाब। मुबारक हो आप लोगों को। मुबारक। देखा जी ये है रिश्ता। ओ बीबी, आपने मेरे साथ किया क्या? ये रिश्ता करवाया है? ओए शर्म इंसान तेन शर्म नहीं आती है? बाहर नहीं आना तू, बाहर नहीं आना। चल बे, तेरा रिश्ता करवाया असी ये सोच के कि किसी की बच्ची तेरे घर च बसती पई। बेशर्म इंसान ना, तू तंग करना, नेक्स्ट टाइम ना करी। चलो जाओ सर इन्हें कान फड़ाओ। ओ जाओ, भाई जाओ, मेरी बात सुने इधर। भाई साहब आपने मेरे साथ किया क्या है? आपने तो कहा था कि लड़का अमेरिकन रिटर्न है। 4 दफा 4 दफा। हाँ 4 दफा रिटर्न होया उथों एयरपोर्ट से उतरे उन्होंने वापस करता। बेगम मैं अमेरिका रिटर्न हूँ, मुझसे अमेरिका के मोहल्लों के, शहरों के, गलियों के, बाजारों के, चौकों के नाम पूछ लो मुझसे। अच्छा चल खड़ा होके सुनान। अपना लो मेरे ते किसी ने जादू करता जी। मैं उत्थे रहा, मैनू हर गली महल्ले चौक का नाम ही भुल गया जी। कुछ दिन एक शहर तो सड़ गया वा। देखिए मेरी बहन बात सुने, मर्द के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डालते, उसको मेमोरी लॉस हो जाएगा। मर्द ने कमाना होता है, घर चलाना होता है, आपकी टेक केयर करनी होती है। बीबी कमाना होता है, ये तो सारा दिन दरी बिछा के ऊपर 14 इंच की टीवी की तरह बैठा रहता है। अरे किसी आगे क्यों घर से तुसी कोई अपना कोई यतीम खाना खोलिया? ये आपने यतीम ही दिया है, ना प्यो ना माँ मेरे पल्ले पात तक। बेगम यतीम दे सिर ते हथ रखो, सुहाब हुंदा जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। यतीम के साथ मस्कीन भी है। अच्छा बैठे, आपको चाय पिलाते हैं, आपका आप गुस्सा प्लीज ठंडा करते हैं। बैठिए। सर चाय से गुस्सा और ज्यादा गर्म हो जाएगा, जरा जूस ही मंगा दे। जूस मंगा ले मामा, बैटिंग करके आए, 100 की तई। बस मेरे साथ आपने की नाइंसाफी। क्या वही कि मुझे कहा था एफए पढ़ी हुई लड़की और दूनी का पहाड़ा नहीं उसे आता यार। नहीं तो तू हुण अपने बीवी दे कोलों बीवियां वाले काम लै, घर दे काम करा, तू दूनी दे पहाड़े सुनने ओदे कोलों। ओ यार भाई, घर में कोई आए तो बंदा बोले तो रहन सलूक के साथ ना। देखो मैं अपने घर दे, मेरे घर कोई आवे मैं ते अपनी बीवी नूं बोलण ही नहीं दिंदा। बुरी बात। हया नहीं आंदी। तू बीवी अगे करने, तू आप अगे हो मेहमानां दे। और यार भाई मसलन के कुछ दोस्त ऐसे खास होते हैं, कुछ फैमिली मेंबर ऐसे खास होते हैं जिन्हें आगे बुढ़ी ने बोलना चाहिए, वो तो बोलते ही नहीं है सही उसके साथ। वो ऐसे जैसे मुझे लगता है कि मैं कोई अनपढ़ जाहल गुआर ले आया हूँ। एक काम कर, एक महीना थे छड़ जा, असीं दूनी दा पहाड़ा सिखा देंगे। मैं सिखा दूंगी, दूनी का पहाड़ा तो मुझे भी आता है। सुनो, 1 दूनी दूनी, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। भाई ने तो सारा पहाड़ा आंदा है, इधर ना ब्याह करा दे। भाई साहब आप ऐसे क्यों बैठे हैं? आपका भी कोई इतराज है? ਉਹ ਭਾਈ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰਨੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਕੀਤੀ, ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉਹ। ਅਸਤੋਲੇ ਜ਼ੇਵਰ ਪਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਦੁਲਹਨ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਹੀ ਪਾਈਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਾਉਣਾ ਸੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਨ ਟੱਪ ਕੇ ਗਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਕੰਨਾਂ ਟੱਪਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੇਵਰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲ ਪਵਾਉਂਦੇ ਕਿਤੇ। गलती ਗੱਲ आपकी ਪਵਾਉਂਦੇ है। ਤੈਨੂੰ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਭੱਜੀ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਹੋਏਗੀ। सर हो सकता है इसकी माँ ने कोई बात कर दी हो, उसकी सास से ना बनी हो, वो नाराज होकर भाग गई हो। ਉਹ ਭਾਈ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੁਣੀ? ਉਹ ਮਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ।
ਉਹ ਤਾਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। फिर पक्का ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। Hello। ਸਰ ਇਹ ਬਾਬੇ ਵੀ ਖੰਗ ਖੰਗ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰਦੇ। हाँ ਉਹ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੰਮੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਮਗਰ ਹੀ ਤੇ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। फिर कब्रिस्तान जाके चेक करो, हो सकता है अम्मी दी कब्र ते दुआ करने गई हो। भाई साहब मेरे 6 महीने भी वापस करे जो मैंने जाया किया, और मेरे पैसे भी वापस करे। एडी तुम हमदली जज साहब, मेरी जिंदगी के 14 साल वापस करो। आपको मजाक लग रहा है? मैंने मजाक 5 ही लाख लग रहा है, रुपए तेन एडा वधिया रिश्ता मिल गया। अमेरिका च चंगा भला मुलाजिम है बाप दादा। अमेरिका में और वापडा। अब इसने वहां पे बापडा छोड़ दिया, अब वहां पर ना सुई गैस में लग गया ये। ओ भाई वहां पे तो सुई का मकाम ही नहीं है। चलो फिर एलडीए च लगे लवान सी इन्हूं। मेरे साथ आपने ये क्या धोखा किया है? क्या किए? तस्वीरें मुझे भेजी आपने अपनी है, हाँ? और दूल्हा मुझे भेजा ये सड़ा हुआ काजू। काजू एक काजू तो नहीं है, आलू बुखारा लग रहा है। ओ भैन मेरी है, मैंने तस्वीरें अपनी इसलिए भेजी थी कि मैं दफ्तर का मालिक हूँ। उसकी भी मैंने तस्वीरें भेजी हैं, अपनी भी भेजी हैं। हमने तो ये कहा कि हम गारंटी के तौर पे अपनी तस्वीरें भेज रहे, शादी तो आपकी इसी के साथ होनी थी। ना मुझे ये तो नहीं चाहिए। देखिए हमने शादी कार्ड पे लिखा था कि सामान की वापसी नहीं होगी। सवारी अपने दूल्हे की खुद हिफाजत करे। बिल्कुल। ਉਹ ਭਾਈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ, ਚਲੋ ਫੋਟੋ ਭੇਜਣੀ ਧੋ ਕੇ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਫਰਾਡੀਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਤੇ ਖਰੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਬੇਗਮ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਬਰ ਕਰ ਜਾ। हाँ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ ਕੀ ਹੋਵੇ ਯਾਰ। ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾੜਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। आप व्हाट्सएप के मैसेज पढ़ लेती हैं? ਐ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਗੋ, ਐਸ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ। की जाती की थी? ਆ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਸਿਹਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਨੰਗੀ ਤਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਤੇ 2 ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਖੱਟਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆ ਤਸਵੀਰ ਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਇਹਦੇ ਤਸਵੀਰ ਇਹਦੀ। तेरा एतराज ते गया किधरे पहाड़ च, असल एतराज से ओदा निकल आया। ओ बिद दे छुहारे। और शुक्र कर अल्लाह ने तेन कितनी सोहनी बीवी देती है। ਉਹ ਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਡਬਲ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ओए उल्ली वाले जम्मू, ਜੀ ਜਾਨੂ अल्लाह का शुक्र अदा करो। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂ। हेलो सर जी, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰੋ, नहीं तो 2 नंबरियां करनियां छड्डो, ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਿਸ ਬੰਦ ਕਰਾ देगा मैं। भाई वो रिश्ते की फीस होती है, पैसे कटो, आपने मेरे को कर्जा दे दिया है। नहीं ना तो- हमने आपका रिश्ता कराया, आप चिट्टे अनपढ़ हैं। हाँ तो- इतनी खूबसूरत लड़की का रिश्ता लेके दिया आपको, ओ बहन जी, और पहले- लड़की देख ले, ये देख ले, वो देख ले, आपने समझा क्या हुआ है? इधर से बोतल मार ली मैंने। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਖ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਲੜਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਘਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। अरे बहन आपने गारंटी दी थी कि आपको अमेरिका लेकर तो जाएंगे। आपने गौर से सुना नहीं, हमने साथ ये भी कहा था अगर ट्रम्प हार गया तो। ਹੁਣ ट्रंप नहीं आ रहा, साडा की कसूर है? ट्रंप ने धांधली की थी उथे। ये आपको लगता है कि ये 5 लाख रुपए में ऐसा रिश्ता मुझे देना चाहिए था आपको? पता की है अजय, अल्लाह की कसम थोड़े पैसे ने। हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਭੱਜੀ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਟਰੰਪ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओ फ्राडिये मेरी बात सुनो। फ्राडिया किसको कह रही है? आपको तमीज़ की आपको बात कह रही हूँ, मैंने वहां पे 10,000 रुपया बना है फोटो शूट का, इस शुमारी के साथ फोटो शूट कराऊंगी मैं। तू फोटो शूट करवा लै, बाद चो दूल्हा क्रॉप कर दी विचों, बल्कि क्रॉप करके ना साइड करके मुड़ के फिर इन्हें भी क्रॉप कर दी। और बेवकूफे तू पता कि दुनिया ते बख्शी जाएंगी, रिश्ते भी कहणगे अपनी दोस्त थल्ले ही वेख आई है। यार तेनू जे पता ही पढ़ी लिखी नहीं हैगी, तैनू टीचर ही रखा देना सी। मैं इत्थे अपना रिश्ता कराने बैठा या ट्यूशनां रखाण बैठा? यार बुरी गल है ना, साडे नाल 2 नंबर ही ਕੀਤੀ ਤੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਮੱਲੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪੜਾਉਣੇ ਕੋ, ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਘਰ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਹੀ ਟੱਪ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ? ਐਡੀ ਐਡੀ ਕੰਧ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ। भाई साहब अब बताएं इसका हल क्या करना है? आप सारे जी मुझे 1 महीना दें, आप 1 महीने बाद आए, आप भी 1 महीने बाद आए, आप 1 महीने बाद तुसी भी 1 महीने बाद आओ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। भाई साहब 1 महीने बाद ना हमारा मसला हल हुआ तो क्या है? 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਗਿਰਬਾਨ ਫੜ ਲੈਣਾ। जी ठीक है? मैं 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਜਾਓ ਬਾਜੀ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਓ, 1 ਮਹੀਨਾ ਜਾਓ। ਚਲੇ ਬੇਗਮ। ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ, शाबाश। ਜਾਓ ਹੁਣ। सर 1 महीने बाद क्या करेंगे? 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਖੋਲ ਲੈਣਾ। ग्रेट आइडिया। शक्ल पे फ्रॉड लिखा हुआ है, शक्ल पे। सर ये फ्रॉड नहीं है, ये बिजनेस है। खुदा का नाम ले, ये बिजनेस है।
अभी यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी स्पेशल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा हमारा ये बताइएगा कि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से कहा जाता है कि इसके सेहत पर बड़े ज़बरदस्त पॉजिटिव असरात मुरतब होते हैं रोज़ा रखने के, लेकिन बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि शायद हम सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से ये बात कहते हैं। आप साइंटिफिकली बताएं कि एक माहिर ग़िज़ाइयात की हैसियत से बताएं कि रोज़ा रखने के हकीकतन साइंटिफिकली कितने फ़वाइद हैं। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बड़ा ही इस बारे में जो है ना बात और अवेयरनेस जितनी ज़्यादा क्रिएट की जाए वो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोग जो हैं वो रोज़े को सिर्फ एक अपने ऊपर बोझ समझ के रख रहे होते हैं। स्पेसिफिकली वो लोग जो इस एज में होते हैं 22 से अबव के एज और 30 से जो नीचे होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली इस एज में होते हैं कि उनको नहीं पता होता कि रोज़ा जो है वो अल्टीमेटली आपकी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें देखें कि इबादत के साथ साथ हमारी जो एक रूटीन सेट हुई होती है ना, खाने पीने का जो एक टाइम सेट हुआ होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आम अपनी नॉर्मल लाइफ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता खाना खाने का। हमने सुबह ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं होता, हम अपने स्कूल से, कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटी से, ऑफिस से लेट हो रहे होते हैं, हम शाम को लेट घर आते हैं, हमारे पास टाइम नहीं होता खाना खाने का। तो वो जो सारे हमारे ईटिंग हैबिट्स हैं ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं इस तरह से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि रमज़ान में स्पेसिफिकली आप देखें कि हमारी आदत कितनी बेहतर हो जाती हैं। हमारे पास एक सेट टाइम होता है कि हमने इस टाइम पे सहरी करनी है, ठीक है, और उसके अंदर हमने अपना जितना भी मील है वो कंज्यूम करना है। फिर हमारे पास एक टाइम होता है जिसमें हमने अफ्तारी करनी होती है। फिर थ्रू आउट द डे आप देखें कि आपने जो सहरी अगर आपने लाइट की हुई है, आपने हेल्दी चीज़ें खाई हुई हैं, तो आप थ्रू आउट द डे कितना अच्छा फील कर रहे होते हैं, एसिडिक नहीं हो रहा होता स्टमक, बॉडी जो है वो इस तरह से बैड इफेक्ट्स नहीं दे रही होती, सब कुछ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रह रहा होता है। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या ख़राब प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं कि सहरी में भी बहुत ज़्यादा भर के खा लिया और फिर अफ्तारी में भी खा लिया, हम उसको दिन रात बना देते हैं, हम उसमें हम यही समझते हैं कि एक महीने के लिए अफ्तारी करनी है और एक महीने के लिए सहरी करनी है। बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपकी साइंटिफिकली इंटरमिटेंट जो फास्टिंग है वो भी सेम चीज है? बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन उसमें हम लिक्विड्स अलाउ करते हैं। हाँ, अलाउ करते हैं। तो इसमें अगर बिल्कुल कुछ ना अलाउ किया जाए तो उसके फवायद ज्यादा है। फवायद ज्यादा इस तरह से हैं कि आप उसको लेकर कैसे चल रहे हैं। जैसे मैं बात कर रही हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग सहरी में बहुत ज्यादा खा लेते हैं, फिर पूरा दिन सोते हैं और फिर अफ्तारी में डबल खा लेते हैं और फिर हमारे पास कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो ये एक बहुत खराब प्रैक्टिस है। अच्छा, इसका सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव असर पड़ता है वो वेट लॉस पे है? वेट लॉस पे वजन, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों को खाना खाने का वैसे ही बहुत ज्यादा शौक है और हमारे यहाँ रमजान में तो बहुत ज्यादा अफ्तार बुफेज और अफ्तार पार्टीज चल रही होती हैं। तो अगर आप थ्रू आउट द 30 डेज अपने आप को पोर्शन कंट्रोल में हेल्दी चीज़ों के साथ लेकर चले। देखिए, मैं बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट किसी को मना नहीं करती कि आपने समोसे नहीं खाने, पकोड़े नहीं खाने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। यू कैन ईट, आप उसको पोर्शंस में खाएं, ज़रूर खाएं, ठीक है। लेकिन आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस आ गई, आप समोसे फ्राई क्यों करते हैं, आप बेक समोसे खा लें। आप पकोड़ों को बनाने के इतने अच्छे लेकिन तरीके वो आ गए। हमारे जो पाकिस्तानी है ना, वो कहता है कि जब तक समोसों में से घी चो ना रहा हो तो मजा ही नहीं आता। हाथ साड़ रहा हो घी से तोड़ोते आलू मुंह च गरम गरम गया हुए। और फिर ऐसे मतलब हमारी बेदार मगज कौम है कि वो जब ऐसे कहता घी पे तो फिर बालों पर को लगा देता है। और कई बंदे तो आलू गरम गरम मुंह च पा गए ना, मुड़ के कहने अच्छा तो नहीं भाई। अच्छा हमारा जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी वादे वईद कर लो, कसमें खा लो कि इस दफा रोजों में मैंने वेट कम करना ही करना। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही रमजान खत्म होने का होता है, आप ईद के सूट की ट्राई करने के चक्कर में होते हैं, आप स्केल पे खड़े होते हैं कि ईद का सूट कैसा लगेगा और आपका मुंह बंद होता है, ये मैं हूँ पूरे 5-7 किलो ऊपर। फिर बंदा दर्जी ना लड़ रहा होंगे, तू तंग सीते ने मैं भी में रोजे दी तेनू नाप दे गया हाले। इसकी क्या वजह है वाकई? बिल्कुल ऐसे ही होता है। आप देखें कि फ्राइंग का जो हमारे यहाँ जो तेल होता है ना, उसका इस्तेमाल कितना ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। आप ये देखें, अगर आप नॉर्मल महीनों में देखें, आप सोचेंगे कि 5 से 7 लीटर एक नॉर्मल फैमिली, 2 से 4 लोगों की फैमिली इस्तेमाल करिए, लेकिन वही फैमिली रमजान में 10 से 15 लीटर तेल इस्तेमाल कर रही है। मतलब फ्राइंग का प्रोसेस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया, तो वो सारा तेल कहाँ चला गया? कोई बिल्ली तो नहीं खागी, वो आप लोग ही हैं जिसने उनमें समोसे पकोड़े अपने फ्राई किए हैं। ईद वाले दिन पता लगता कि अपना 15 लीटर घर बनया
हाँ। ਤੇ 7 ਲੀਟਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ अच्छा रोजों में वैसे ही हर चीज फ्राइड खाने का दिल कर रहा है, बंदा कहता है खरबूजे भी फ्राई करके खाओ। ਇਹ ਕੌਣ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਪਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਫਲ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰੂਸੇ 'ਚ? सही बात है। नहीं, पकोड़ों को इस्तेमाल करने का भी एक तरीका है, क्योंकि पाकिस्तान में पकोड़ा कल्चर वैसे ही बड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे हर किसी के दस्तरखान पे पकोड़े ना हो तो खाया नहीं जाता। तो पकोड़ों को फ्राई करने का एक तरीका ये है कि आप उसमें बेसन की क्वांटिटी कम कर दें और सब्जियों की क्वांटिटी ज़्यादा कर दें, जिससे क्या होता है कि तेल जो है वो बेसन ने एब्जॉर्ब करना होता है। तो बेसन जब कम होगा तो तेल इतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगा, अच्छा, जिससे जो है आपको कम क्वांटिटी ऑयल की कम क्वांटिटी में और आपको बेसन पकोड़े वैसे मिल भी सकते ज्यादा हैं। फैटनिंग होता है as ऑब्वियसली compared वो to कार्ब्स vegetables। होते हैं, वो आपको मोटापे की तरफ लेकर जा रहे होते हैं। तो पालक का इस्तेमाल और धनिया, मिर्चें, प्याज इसका इस्तेमाल ज्यादा कर दें, आलू और बेसन का इस्तेमाल कम ये कर बड़ी जबरदस्त टेक्निकल हाँ, बात है। जो बिल्कुल। लोग जो हैं वो इस हवाले से पकौड़ों से डरते हैं जी। तो वो पकौड़े इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सब्जियां डालें टका के बिल्कुल। और बेसन डालें काम। हाथ काम से ना। रुका के। आपको पता है सर, पाकिस्तान में दो ही तो कल्चर मशहूर हैं, एक पकोड़ा कल्चर, एक भगोड़ा कल्चर। अच्छा हमारा हम जो मर्जी कर लें, हम फास्ट फूड से अपना हाथ नहीं खींच सकते। सामने फास्ट फूड आ जाए ना तो अब्बा गुरियां पाई रखे कि भाई नहीं पोत्र हट पीछा। सही बात है, तो हमारा हाथ नहीं रुकता। आप मुझे बताएं कि फास्ट फूड और डाइटिंग इसके बीच में मतलब क्या है? मतलब फास्ट फूड भी बंदा करता रहे, शौक पूरा थोड़ा बहुत, और डाइटिंग भी जारी रहे, हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है। बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा? क्वेश्चन है और बड़ा इसका इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है, लोग करते भी हैं। अच्छा, आप देखेंगे बहुत सारे हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इस तरह के जो इंस्टाग्राम वाले लोग होते हैं, आप उनकी डाइट्स देखें तो होता है कि वो एक बहुत अपनी अच्छी डाइट, क्लीन ईटिंग कर रहे होते हैं, लेकिन ऑब्वियसली दे आर ह्यूमंस एज वेल। उनका भी दिल कर रहा होता है टाइम्स के वो जंक्स की तरफ जाएं या इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें, तो वो करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट उन्होंने अपने आप को बैलेंस किया होता है, अपने मेंटेन किया होता है अपने आप को। तो वो किस तरह से पॉसिबल है? आप जंक फूड में क्या आपको पसंद है? आपको बर्गर पसंद है, आप बर्गर खाना चाह रहे हैं, आप क्या करें, आप उसको बनाने का तरीका बदल लें, ठीक है? आप उसको फ्राइड ना बनाएं, आप ग्रिल्ड बना लें। आप उसमें वाइट ब्रेड का इस्तेमाल ना करें, आप ब्राउन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें, मल्टीग्रेन ब्रेड का इस्तेमाल कर लें। क्योंकि सॉसेज हम लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सॉसेज की क्वांटिटी कम कर दें, आप उसमें सैलेड का इस्तेमाल ज़्यादा करें, तो आपके पास बर्गर भी बन जाएगा, आपका जंक फूड की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी और अल्टीमेटली आपको वेट लूज की तरफ भी ले जाएगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन फिर साथ ही साथ क्या है कि बाहर के रेस्टोरेंट्स भी नजर आ रहे होते हैं, बनाए कौन? घर से बाहर भी नजर आ रहा होता है, पीयर प्रेशर भी होता है, दोस्त यार खा रहे हैं तो उनके साथ भी खाना जरूरी होता है। तो उसमें आप ये करें कि इन केस आप पोर्शन कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मोर वंस इन अ ब्लू मून आप खा रहे हैं, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, आप खा सकते हैं, ठीक है? आपने एक अपना मील कंज्यूम कर लिया, आप उस दिन अगर आप 30 मिनट्स का वर्कआउट कर रहे थे, आप वर्कआउट 45 मिनट्स का कर लें अपना, सही। ठीक है? आप अगर 5000 स्टेप्स चल रहे थे, 1000 से 1500 स्टेप्स आप एक्स्ट्रा चल लें, तो वो कोई मसला नहीं हो, आपकी कैलोरीज बर्न हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपने कंज्यूम कर लिया तो बस अब आपकी डाइट खत्म, सब कुछ खत्म, अब बस जो मर्जी खाओ, मोटापा चढ़ेगा ही चढ़ेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। तो अपना कॉन्फिडेंस लूज ना करें, अपनी जो कंसिस्टेंसी है उसको बरकरार रखें। अगर आप खा भी रहे हैं तो इसमें कोई इतना बुराई नहीं है, आप जरूर उसका इस्तेमाल करें। वंस इन ब्लू मून खा लें तो ठीक है, लेकिन एवरी आफ्टरनून खा लें तो वो गलत है, वो गलत है। अच्छा मैडम, बातें तो आपने सारी ठीक की हैं, लेकिन आप जो रेसिपी बता रही हैं ये बंदे के खाने वाली कम और बकरे के खाने वाली ज्यादा लग रही है। मेन टेस्ट तो आपने सारे निकाल दिए। ਅੱਛਾ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। अच्छा, ये जो आपने इतना वजन जो है, जो आपने इतना मोटापा गेन किया है, इतने साल लगाकर जो गेन मोटा किया ही है। मैंने नहीं कहा, वो कह रही है। अच्छा, एक्सपर्ट कह रही है तुम्हें मोटा। आप आइस थोड़ी सी ना इस साइड पे रखें। इधर भी नजर आना मोटा नजर आंदा। तो वो जितना हमने वेट गेन किया होता है उसको फिर कम करने के लिए थोड़े से सेक्रीफाइसेस तो बनते हैं ना। और इसमें फिर आपको बर्गर का जो है वो मिल भी रहा है, पोर्शन भी मिल रहा है, इसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, क्लीन ईटिंग भी हो रही है। तो फिर जरूरी है कि हम अपने टेस्ट बर्ड्स को जरा थोड़ा सा लगाम दें और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो हेल्दी ईटिंग में आती हैं। हमारा कहा जाता है कि रोजों में डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इससे बचने की क्या तदाबीर है? जब खत्म होता है सहरी का टाइम, उस वक्त तो हम पानी इस तरह पीते हैं कि जैसे ऊंट की तरह पानी पीते हैं बिल्कुल। कि अगले पता नहीं 24 घंटे नहीं मिल रहा, स्टोरेज लेकिन सारी। हाँ सारा स्टोर कर लो।
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने बिल्कुल आखिरी 5 मिनट में 1.5 लीटर की बोतल अपने पास रखी होती है कि अब हमने ये पीना है और पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ऐसा बिल्कुल ना करें। अच्छा। वो आपकी किडनीज को अफेक्ट कर रहा होता है। एकदम से आप पानी जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, आपसे लेटा नहीं जा रहा होता, नमाज नहीं पढ़ी जा रही होती उसके बाद। तो आप ऐसा करें कि रमजान में इफ्तार से लेकर सहर तक पानी का इस्तेमाल करें। 8 से 10 गिलास पानी का इस्तेमाल करें। एकदम से इफ्तारी में बहुत ज्यादा पानी और फिर सहरी में बहुत ज्यादा पानी, ऐसे मत करें। दूसरी तदबीर इसमें यह है कि मीठे मशरूबात का हम इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं या नमकीन मशरूबात के इस्तेमाल बहुत ज्यादा कर रहे होते हैं। हम लोग ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जिसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है। तो सफेद चीनी क्या करती है, हमारी बॉडी से पानी को जो है वो बाहर निकाल रही होती है। तो रोजों में तो स्पेसिफिकली ये काम करें कि सफेद चीनी वाले मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, ताकि एक तो वो आपको वजन बढ़ने से भी बचाएगा, दूसरा जो पानी की कमी की हो जाती है बहुत ज्यादा, रोजों में प्यास की शिद्दत का एहसास रहता है, वो भी नहीं होगा। तो कोशिश करें कि पानी को पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें, क्योंकि पानी का तो वैसे ही कोई नेमल बदल नहीं है। अच्छा, इफ्तारी के वक्त आप क्या सजेस्ट करती हैं कि मशरूबात में कौन से मशरूब ऐसे हैं जिनसे वजन कम करने में और वैसे भी वो यानी हेल्दी ड्रिंकिंग या हेल्दी ईटिंग में आता है? अच्छा, मुझे पर्सनली जो है ना वो पानी का ही मैं लोगों को कहती हूँ, पानी को पानी की शक्ल में इस्तेमाल करें, क्योंकि वो बहुत अच्छा फैक्टर रहता है। वरना आप दूध का इस्तेमाल कर लें, क्योंकि आपको एनर्जी जो है वो एकदम से चाहिए होती है। अब एनर्जी के लिए लोगों ने डिफरेंट किस्म के मशरूबात निकाले हैं। अगर उसमें से कोई शुगर फ्री मशरूबात है या आप स्टेविया के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो वो कर लें। एल्स अगर आप सफेद चीनी वाला कोई मशरूबात इस्तेमाल करें तो या तो उसकी क्वांटिटी थोड़ी कर लें या उससे परहेज करें। नींबू पानी का इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं, उसमें सफेद चीनी का इस्तेमाल ना करें। मिंट का जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मिंट मार्गरीटास टाइप जो बना रहे होते हैं, उसमें भी सफेद चीनी का इस्तेमाल ना करें, तो वो जूसेस आपके लिए बेटर हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे लोग फलों के जूस बना रहे होते हैं। फलों के जूस का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फलों के जूस जो होते हैं वो अल्टीमेटली आपकी वजन को भी बढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि जब हम जूस फल का बना लेते हैं ना तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हमारे पास सिर्फ फल की चीनी रह जाती है, फ्रुक्टोज रह जाता है, जो कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है। तो फलों को फलों की शक्ल में इस्तेमाल करें। उसका पल्प जो है वो बड़ी अहमियत का बिल्कुल, फाइबर खत्म हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं, सिर्फ वो एक पानी रह जाता है जिसके अंदर उसकी मिठास होती है। तो कोशिश करें कि फलों को भी फलों की शक्ल में इस्तेमाल करें, उनका जूस बना के इस्तेमाल ना करें, और पानी की कमी को पानी से ही पूरा करें। जी, तो अब चलते हैं सुहाना का सवाल मेहमान से। इसमें हम आपको 4 ऑप्शंस देंगे, एक आपने सेलेक्ट करनी है। जी, अगर आपको वजीर खुराक बना दिया जाए तो इनमें से पहला कौन सा हुक्म जारी करेंगी? ऑप्शन नंबर 1, आज से खवातीन के लिए गोलगप्पे फ्री। ऑप्शन नंबर 2, मोटी खवातीन के मुंह पर जिप लगाने के लिए डाइटिंग ऐप मुतारिफ करवाएंगे। ऑप्शन नंबर 3, पतली लड़कियों को दिन में 10 बार दूध पिलाया जाए। ऑप्शन नंबर 4, हर गली में मुफ्त खिचड़ी सेंटर खुलेगा। एक और ऑप्शन दे दो कि अखबारात में इश्तिहारात जारी करवाए जाएं जिसमें शजर की तस्वीर लगा के बताया जाए कि अगर आप ज्यादा खाएंगे तो ऐसे हो जाए। जी, कौन सी ऑप्शन लेना चाहेंगे आप? ये तो आपने बहुत टफ ऑप्शंस दे दिए। अगर मैंने इसमें से ही कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो फिर मेरे ख्याल से ऑप्शन बी की तरफ जाते हैं हम, जिप लगाने वाली ऐप। हाँ। गुड, आपकी वजीर खुराक काफी समझदार हैं। यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो रोशनी चमकती है हमारे गिर्द, ये जो रोशनी चमकती है हमारे गिर्द, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं है, ये आपकी मोहब्बत की चमक है दोस्तों। क्या बात, बहुत आला। चलें विकी सब देखते हैं हमारी महफिल की चमक दमक कैसी है। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अमान तहरीम है। मैं आपको पोएट्री सुनाना चाहूंगी। इरशाद। इस दर्द की तहवील में रहते हुए हमको, इस दर्द की तहवील में रहते हुए हमको चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं करना। चुपचाप बिखरना है, तमाशा नहीं करना। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है। मैं हमाला जी से पूछना चाहता हूँ कि रमज़ान में शुगर के मरीज रोज़े कैसे रख सकते? बस सहरी के टाइम उठें और रोज़ा रख लें। ठीक बात है, रोज़ा तो वैसे ही रखना ना जैसे बाकी रखते हैं। तदबीर पूछ रहे हैं शायद आप। जी, क्या एहतियात करनी चाहिए डायबिटिक जो है? अच्छा, शुगर के मरीजों के लिए स्पेसिफिकली रमज़ान का जो महीना है ना बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और उनकी तदाबीर जो है ना वो बढ़ जाती हैं। तो उसमें आप कोशिश करें कि अपने मुआलिज से सबसे पहले मशवरा करें कि आपकी इंसुलिन की कितनी डोज जा रही है, आपका शुगर लेवल जो है वो किस तरह से है, कितने, हर मरीज़ जो है वो डिफरेंट होता है।
तो मालिश का मशवरा जो है इसमें ज़रूरी है। अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ कर रहे हैं कि आप रोज़ा रखें, देन आप रोज़ा रखें, लेकिन अगर आपका डॉक्टर आपको अलाउ नहीं कर रहा तो कोई मसला नहीं है, आप रोज़ा ना रखें, ठीक है। अब इसमें है कि एक शुगर का मरीज़ अगर रोज़ा रख रहा है तो वो क्या करे। अगर वो सहरी में सफ़ेद आटे, सफ़ेद मैदे या सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल करेगा जिसमें सफ़ेद चावल आ जाते हैं, तो कोशिश करें उससे परहेज़ करें। अच्छा। जौ का दलिया इस्तेमाल कर लें, ऐसे आटे का इस्तेमाल करें जिसके अंदर चोकर या छान शामिल हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ये करते हैं कि चोकर और छान को अपने आटे से रिमूव करा देते हैं, ये ना करें। चोकर और छान के साथ आटे को इस्तेमाल करें, जौ का दलिया इस्तेमाल करें, ब्राउन चावल का इस्तेमाल करें, ठीक है। इससे क्या होगा कि शुगर का जो लेवल है वो एकदम से स्पाइक नहीं करेगा, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको बढ़ेगा और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ फल जो हैं वो मौसमी फल अवेलेबल होते हैं, कोशिश करें कि मीठे फलों से इज्तनाब करें। खजूर जो है, क्योंकि सारे लोग रमज़ान में ज़रूर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो खजूर सिर्फ एक इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि वो ब्लड शुगर बढ़ा रही होती है। इसके अलावा ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनका शुगर बढ़ाने की कुव्वत कम है, जैसे कि सेब हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती होगी, इस तरह के फलों का जो इस्तेमाल है वो किया जाए। और डायबिटिक जो लोग हैं, मेरा ख्याल सबसे बड़ा मशवरा उनको यही है कि दूसरों के घरों में जाके अफ्तारी कम करें। जब अपने घर में करनी पड़ेगी तो खुद ब खुद हाथ खींच के खाएंगे। अपने का इंतजार है, फिर वही बनी होगी जी डॉक्टर ने दसी। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद साहब, आपने हर टॉपिक पे बात की है, मुझे बताइएगा, मैंने एक चीज़ नोट किया कि आपने स्टूडेंट काउंसलिंग पे बात नहीं की कभी, इसकी कोई खास रीजन? स्टूडेंट काउंसलिंग पे नहीं, मैंने 2-4 दफ़ा बात करने की कोशिश की है। असल में शायद मैं इससे एतराज़ इसलिए करता हूँ कि मैं स्टूडेंट काउंसलिंग को किसी हद तक जो है ना वो समझता हूँ कि इंसान का बस में नहीं है काउंसलिंग करना। स्टूडेंट काउंसलिंग एक और चीज़ है, स्टूडेंट को ये बताना और चीज़ है कि तुम्हें क्या बनना है। ये जब हम एक ख्वाहिश अपनी पाल लेते हैं स्टूडेंट्स के हवाले से, अपने बच्चों के हवाले से, तो बहुत ज़्यादा मसाइल जन्म लेते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता, आप कभी गौर करें, माँ बाप जो है, पेरेंट्स ख़ास तौर पे जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इस बात पे गौर करें कि हम सिर्फ पेरेंट्स ही नहीं रहे, हमने आहिस्ता आहिस्ता समझना शुरू कर दिया कि हम नऊज़ बिल्लाह बच्चों के खुदा भी हैं। हमने बच्चों का रिस्क पूरा नहीं करना, सिर्फ तालीम और तरबियत पूरी नहीं करनी, बच्चों को वो बना के छोड़ना है जो हम चाहते हैं। हमने बच्चों के लिए हर हद से गुजर जाने के लिए ठान ली है। ऐसे है नहीं है। प्रैक्टिकली देखें, आप अपनी ज़िंदगियों में देख लें, हम सारे, हम आज जो कुछ कर रहे हैं, 1 साल पहले हमने सोचा था कि हम यहाँ पे होंगे, उससे 1 साल पहले सोचा था, उससे 1 साल पीछे चले जाए। जब हमें अपने आप पे इख्तियार नहीं है तो बच्चों की ज़िंदगियों पर हम क्यों इख्तियार हासिल करना चाहते हैं। हमारा सिर्फ एक काम है, बच्चों को रिज़्क़े हलाल खिलाएं, और दूसरा ये है कि बच्चों की तालीम और तरबियत अच्छी करें। फिर बच्चों का अपना मिजाज है। अब तो देखें, आप कुछ सोचते हैं और बच्चा किसी और दुनिया में रह रहा होता है। आप ज़बरदस्ती खींच के उनके स्टूडेंट काउंसलिंग के नाम पे उसको कुछ और काउंसलिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चा आपको मायूस करता है, ऐसा ही है। बच्चा कुछ और बनना चाहता है। तो स्टूडेंट काउंसलिंग एक हद तक एक ख़ास जाविये से देखा जाए तो ठीक है, लेकिन जो हमने ये सोच लिया ना, इसने हमारे घरों का सुकून भी बर्बाद कर दिया है। स्टूडेंट काउंसलिंग तो ठीक है, लेकिन हमने जब से बच्चों का खुदा बनना शुरू कर दिया ना, खुद को समझना शुरू कर दिया, नऊज़ बिल्लाह, उस वक्त से मामला, बल्कि बच्चों का नहीं, बच्चों के बच्चों का भी, कि पता नहीं मैंने उनको घर बना के देना है, इनको जॉब, पहले पढ़ाना लिखाना है अपनी मर्जी से, फिर इनको जॉब लेके देनी है, फिर इनकी तरक्कियां तबादले मैंने करवाने हैं, यही होता है ना, कारोबार मैंने करवाना है। सारी जिंदगी हम बच्चों के खुदा बनने में गुजार देते हैं, और होता कुछ भी नहीं है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। बहुत आला जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तलहा है। मेरा सवाल नसीम विकी साहब से है कि एक लम्हे के लिए आप भूल जाएं कि जुनैद साहब आपके एंकर हैं, इनको कोई ऐसी जुगल लगाए जिसे सुनकर इनको गुस्सा आ जाए। नहीं, एक लम्हे के लिए नहीं, ये सारा दिन भूले होते हैं। एक लम्हे के लिए याद आता है, वो एक लम्हा यूं गुजर जाता है। अच्छा जी, एक जुगत हुई थी इमरान खान साहब को, उनके किसी दोस्त ने कही थी कि धोती मूली होती है, तो जुनैद साहब का रंग भी वैसा ही है, मतलब इनको जुगत हो नहीं सकती, लेकिन इन्होंने उंज नहीं की जाए कि जी उस तरह की मशहूर हो जाए, मेम दा पर्स होंदा। थोड़ी सी अगर मेरी ख्वाहिश पे इसमें तरमीम कर लो, मेम दा भरिया पर्स होंदा। दंगे मार मर्द अंग्रेज हुंदा है। मेरी माँ मेरी जन्नत मेरी ठंडी छां।
मेरी माँ मेरी जन्नत मेरी ठंडी छाँव, मेरी माँ ये तेरा शान मैं कैसे भूल जाऊँ, मैं तो छोटा बच्चा था खुद पैरों पे चल ना पाऊँ, मैं तो नीचे गिर जाऊँ, तूने मेरा हाथ पकड़ा मुझे चलना सिखाया, खुद तू भूखी रही पर मुझे पेट भर के खिलाया। मेरी माँ तू मैनू गल समझाई, मेरे पुत अपनी मेहनत करी हक किसी दा ना खाई। मेरी माँ मेरे बारे जो दुनिया कहती है कहन दो, मैनू नहीं परवाह, मैनू सिर्फ माँ दे कदमां विच बहन दो, तेरे कदमां विच बह के मेरे दिल नू मिलदा है सुकून, माँ दा रिश्ता सच्चा पर आजकल दुनिया फजूल। वेरी गुड। सुहाना का सवाल अपनी ऑडियंस से, वो कौन सा मुल्क है जिसके आखिरी 3 हरूफ मिटा दिए जाएं तो एक जानवर का नाम बन जाता है? जी माइक दें जी, माइक दें को। बेल्जियम से बैल। करेक्ट आंसर। ये गिफ्ट हैम्पर आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है ब्लैक रोज कलर्स एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ से। फैशन एंड नेचुरल शेड्स की एक वसी रेंज जिनमें विटामिन्स और कोकोनट ऑयल शामिल है, जिसकी एक एप्लीकेशन कई हफ्तों तक कायम रहती है। वेरी गुड जी, तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट गिफ्ट हैम्पर की तरफ, यानी हमारी गेम की तरफ। गेम ये है कि जिस तरह स्टापू खेलते हैं ना, ये नीचे पड़ी है आपकी, ये स्ट्राइकर पड़ा, ठीक है। अब आपने इसको एक पैर के साथ, जैसे स्टापू खेलते हैं ना, ये मारना है एक पाँव के साथ, और एक ही दफा में इसको दूसरी जगह पे जाना चाहिए, यानी यहाँ पे इसके अंदर इस डब्बे में आपने इस डब्बे में ना आप जी तालियां जी। नो चले जी, ज्यादा आगे चला गया जी। नेक्स्ट नहीं ये मेरा लगता है ये इनाम भी बच गया। नहीं बचता इंशाल्लाह। नहीं यार अटेम्प्ट अच्छी थी। चले जी, एक और चांस, आपका ना चलो, दोबारा एक और चांस। एक थोड़ा सा रह गया, क्लोज रह गया जी। और बैंक का दूसरा। चलें जी, गुड लक। इतनी घबराहट की तो मैं कर लूंगी। ये तो हमने बहुत कोशिश की है जी कि एनजे होम का ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाए, लेकिन विकी साहब वो आपके साथ भी नहीं गया। चलें जी, एक नया चैलेंजर आया, एक और आ गया जनाब। आए जी, ये नए चैलेंजर आए हैं। चलें जी, ये बेहतर है, वैसे ही कर लेंगे। चलें दूसरा चांस लें जी। तीसरा चांस, ये लास्ट चांस है आपका। प्रोफेशनल लग रहा है, स्टापुअर। आप लोग तशरीफ रखिए और आप आ जाइए मेरे पास। आज का गिफ्ट हैम्पर एनजे होम की तरफ से दिया जा रहा है, जो आला मेयार के होम डिकोर के लिए डेकोरेटिव एसेसरीज पूरे मुल्क में फराहम करते हैं। आप ऑनलाइन ऑर्डर करके भी अपने घर को खूबसूरत बना सकते हैं। वेरी गुड। इंडिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अरब रियासतों में कफीलों के गैर मुल्कियों पे जुल्म की कई कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन पिछले दिनों आपने ये खबर भी ज़रूर पढ़ी होगी कि एक अरब मुल्क में एक पाकिस्तानी नौजवान अपने कफील को चकमा देके पाकिस्तान भागा है, लेकिन कफील ने भी हिम्मत नहीं हारी, वो भी गालिबन ये गाता हुआ पाकिस्तान पहुंच गया। 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਘਰ, ਛੁੱਟ ਗਈ ਜਾਨ ਪਰਦੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸਾਂ, हेलो शगुफ्ता कहाँ हो? मैं घर आ गया हूँ, सारा घर खाली पड़ा है। और सरप्राइज नहीं, परदेस च मैं काम कर करके कसमें आवाजार हो गया सा। ਉਹ ਕਫੀਲ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਸਖਤ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਂਕੀਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਊਂਠ ਨਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਲਾਰ ਕੇ। ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਊਂਠ ਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ, ਰੇਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਨਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਦੂਗਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜ, ਉਤੋਂ ਖਜੂਰ ਸੁੱਟ ਥੱਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਈ ਮਾਰ, ਉਹੀ ਖਜੂਰ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਖਾ। ਦੱਸ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਧੋ ਕੇ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਚ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਧੋਵਾਂ? ਚੱਲ ਅੱਛਾ ਜਾਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ, ਰੁੱਖੀ ਮਿੱਸੀ ਖਾ ਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ।
ਮੈਂ ਉਹਦੇ 2 ਊਂਠ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਊਂਠ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੀ ਵੇਚੇ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਨ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਊਂਠ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਧੌਣ ਇੰਨੀ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਚਤੇ, 90-90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲੈਣ ਜਾਓ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਚਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਊਂਠ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਟੀਏ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆਓ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू या शफीक। जान कैसी आवाज होगी तेरी यार अचानक। या शफीक वला शनाख्तुल कफीला वला फरारुल दुबैया वला लामुदुल पाकिस्तान वला नामल सकून अल फ्रहमा वला चोरा वला बेईमानिया नहीं जी, अल वाजिब वला कत्ल अल कफारा। ना जी, तुम उधर से हमारा ऊंट चोरी करके भागे, मुझको बताए बगैर पाकिस्तान आया। तुम चीटर है, हम तुमको इधर नहीं रहने देगा। सर बैठो तो सही ना, बैठो प्लीज। नाम अल तशरीफ है सर, प्लीज बैठो प्लीज। अल्लाह बेईमान तेन पता तेरे ना की होनी है। उत्थे मेरा ऊंट बेच के आया, नाले मेरियां 2 इस्त्रियां चुक के ले आया, और मैंने मेरी बीवी ने दसा कि 3 किलो रेत भी चुक के ले आया मेरी तो। मेरी बुढ़ी भांडे धोंदी ना जी। ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਚੋਰਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਬਗੈਰ ਦੌੜੇਗਾ ਉੱਥੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਪੁੱਤਰ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਚੋਰੀ 'ਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੁੱਟ ਵੱਢਣਾ, ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਏ। ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਊਂਠ ਵੇਚਿਆ ਇੱਕ? ਹਾਂਜੀ। ਊਂਠ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਊਂਠ ਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਊਂਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਸਿਰ ਚੱਟਣਾ। ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਿਉਂ ਚੱਟਣਾ? ਮੈਂ ਊਂਠ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਊਂਠ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। ਤਸ਼ਰੀਫਨ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਠੋ। ਤਸ਼ਰੀਫਨ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆ ਯਾਰ। ਤਸ਼ਰੀਫਨ ਸਰ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰ। 1-2 ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਿਰ ਮਾਫੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ? ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਊਂਠ ਵੇਚਿਆ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਬਗੈਰ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਸਰ। ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕੈਨਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਊਂਠਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਤ ਸੁਕਾਉਂਦਾ ਸੀ? ਜੀ ਸੁਕਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤੇਰੇ ਕੈਂਸਲ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਣਾ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਇੱਥੋਂ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਝੱਸਣਾ ਔਰ ਮੇਰੇ ਊਂਠ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੂੰ। ਸਰ ਊਂਠ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਰ ਖੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਉੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਊਂਠ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਕਸਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਊਂਠ ਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁੱਲ ਲਪੇਟ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਚੁੱਕ ਆਪਣਾ ਬੈਗ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਫੋਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੈਲੋ ਸ਼ਗੁਫਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਕਫੀਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੋ ਕਫੀਲ ਕਹੇਗਾ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਮੰਦੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਚੰਗੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਰਾਤ ਪੁੱਠੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕਫੀਲ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੰਦੀਆਂ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਰੰਗੀਆਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਸੋ ਡਾਡੀ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕੇ ਦੀ ਰੰਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਫੀਲ ਮੇਰਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ। ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਸਰ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਸੀ ਨਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੱਠੀ ਪਈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨਵੀਂ ਨਾਨੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਮਰੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦੀ, ਦੂਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਧੋਖਾ। ਤੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਫਲੈਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਲਾ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਜੀ ਸਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਤੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਗਿਆ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਾ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂਗਾ ਤਾਲਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਤਾਲਾ ਖੋਲਣਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸ਼ਗੁਫਤਾ
मैं चला बच्चियां नू प्यार दे दी। ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਖਜੂਰ ਤੇ ਚੜਨਾ, ਉੱਤੋਂ ਖਜੂਰ ਸੁੱਟਣੀ, ਥੱਲੇ ਆਣਾ ਕੈਚ ਕਰਨਾ, ਫੇਰ ਖਜੂਰ ਧੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਜੂਰ ਔਰ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਲਾਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ 21 ਖਜੂਰਾਂ ਖਾਇਆ ਕਰਨੀਆਂ। 21 ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮੀ ਤੇ ਸੁਣੀ ਸੀ, 21 ਖਜੂਰਾਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ। ਚੁੱਕੋ ਬੈਗ ਚੁੱਕੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਸ਼ਗੁਫਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਕੋ ਹੋਰ। अपनी बीवी का जेवर बेच। जेवर वो क्यों पहले? पुत्र मेरी भी टिकट तू करानी हो। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक। और चलते चलते आज की छोटी सी बात ये कि हमारे यहाँ लोगों की अक्सरियत दानिस्ता तौर पे सच इसलिए नहीं जानना चाहती कि उनके वहम न टूट जाएं। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।